औद्योगिक विवादों की रोकथाम की विधियाँ। अब 7वीं विधि त्रिपक्षीय श्रम व्यवस्था, ट्रिपार्टिट लेबर मशीनरी। विश्व के सभी बड़े देशों में औद्योगिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से त्रिपक्षीय श्रम व्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संपूर्ण संरचना त्रिपक्षीय विचार विमर्श के सिद्धांतों पर आधारित है। त्रिपक्षीय श्रम व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि औद्योगिक शांति बनाए रखने के दृष्टिकोण से श्रमिकों, सेवायोजकों व सरकार के प्रतिनिधियों से एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो औद्योगिक शांति तथा औद्योगिक विवादों की रोकथाम के लिए अपने सुझाव दे तथा इस हेतु आवश्यक प्रयास करे। भारत में सन 1931 में ही स्थायी श्रम आयोग, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर ने त्रिपक्षीय श्रम व्यवस्था के लिए अपनी सिफारिश करते हुए लिखा था कि विधान द्वारा एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहिए जिसके द्वारा सेवायोजकों, श्रमिकों तथा सरकार के प्रतिनिधि निरंतर रूप से एक सम्मेलन में मिल सके। द्वितीय विश्व युद्ध तक इस संदर्भ में कुछ भी नहीं किया जा सका। सन 1940 में अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ जिसमें केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें ये विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से औद्योगिक शांति स्थापित की जा सकती है। इस संदर्भ में सरकार ने श्रमिकों एवं सेवायोजकों दोनों के साथ विचार विमर्श किया। इसके परिणाम स्वरूप 1942 के भारतीय श्रम सम्मेलन में तीनों पक्षों तथा श्रमिकों, सेवायोजकों और सरकार के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया और भारतीय श्रम सम्मेलन अब स्थायी त्रिपक्षीय श्रम व्यवस्था का रूप बन गया। इसमें श्रम संबंधी सभी मामलों पर विचार विमर्श किया जाता है तथा तीनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उद्देश्य। भारतीय श्रम सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है: समान श्रम नियमों को बढ़ावा देना, औद्योगिक विवादों के निपटाने की प्रक्रिया को निश्चित करना, श्रमिकों एवं सेवायोजकों के बीच उठने वाले राष्ट्रीय स्तर के मामलों पर विचार विमर्श करना जिनमें श्रम कल्याण तथा श्रम मनोबल के मामले में सम्मिलित है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा। श्रम सम्मेलन ने 1942 में एक स्थायी समिति स्टैंडिंग लेबर कमेटी की भी स्थापना कर दी थी। इस समिति का प्रमुख कार्य श्रम समस्याओं के मामलों पर विचार विमर्श तथा श्रमिकों या सेवायोजकों के सुझावों को एकत्रित करना एवं आवश्यक परामर्श देना है। ये दोनों संस्थाएं तीनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बनाई जाती है। इन तीनों पक्षों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों या सेवायोजकों के केंद्रीय संगठनों के परामर्श से की जाती है। भारतीय श्रम सम्मेलन के 8वें अधिवेशन में त्रिपक्षीय प्रतिनिधियों से औद्योगिक समितियों की स्थापना निर्णय लिया गया। इन समितियों का प्रमुख कार्य इससे संबंधित उद्योगों की विशिष्ट श्रम समस्याओं का अध्ययन करना तथा सम्मेलन को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भेजना है। सन 1948 में केंद्रीय श्रम सलाहकार समिति की भी स्थापना की गई, जिसने उचित मजदूरी और लाभ भागीदारी पर विचार विमर्श करने के लिए 2 समितियों की भी नियुक्ति कर दी। सन 1954 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के प्रस्तावों की सिफारिश को लागू करने की स्थिति की जांच करने के लिए एक 3 सदस्यीय त्रिपक्षीय समिति की भी स्थापना की गई। 17 तथा 18 सितंबर 1982 को दिल्ली में पुनः एक त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन ट्रिपार्टिट लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में सेवायोजकों के केंद्रीय संगठनों, राज्य सरकारों तक कई श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में अनेक मामलों पर विचार विमर्श किया गया, जिनमें भारतीय श्रम सम्मेलन के गठन, केंद्रीय श्रम संगठनों के सदस्यों की सत्यापन, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा श्रम संघ अधिनियम में संशोधन, औद्योगिक संबंध व्यवस्था के सुचारू संचालन तथा राष्ट्रीय मजदूर नीति आदि से संबंधित मामले प्रमुख थे। इस सम्मेलन ने इन सभी मामलों पर सुझाव दिए थे। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में सनत मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया था। इस समिति को विद्यमान औद्योगिक संबंध व्यवस्था तथा श्रम नियमों में आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। सन 1991 में नई औद्योगिक नीति के बनने के बाद त्रिपक्षीय श्रम व्यवस्था को पुनः जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। इस हेतु सरकार ने नवंबर 1991 में एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी पहली बैठक में पूर्व स्थापित 6 औद्योगिक समितियों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया।
ये समितियां सूती वस्त्र, जूट, रसायन, इंजीनियरिंग, विद्युत व सड़क परिवहन उद्योगों से संबंधित है। फलतः इन समितियों ने अपना कार्य पुनः प्रारंभ किया। इन समितियों का एक महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि ऋण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रत्येक मामले पर पृथक विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुरोध भी दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण उद्योगों के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को इन समितियों से राय अवश्य करनी चाहिए, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त समय समय पर श्रम सम्मेलन भी आयोजित किए जाते रहे हैं और जनवरी 1995 में 31वां श्रम सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भी आर्थिक सुधारों, ऋण उद्योगों के पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादकता सुधार, रोजगार, व्यवसाय, प्रशिक्षण संबंधी औद्योगिक संबंधों के पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। अब औद्योगिक व्याधि रोकथाम की 8वीं विधि, मजदूरी मंडल, वेज बोर्ड। मजदूरी मंडलों का मुख्य कार्य मजदूरी संबंधी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना है तथा मजदूरी का ढांचा तैयार करना होता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड में कई मजदूरी बोर्ड विद्यमान थे, किंतु 1945 के बाद इन्हें समाप्त कर दिया गया। औद्योगिक विवादों के कारणों का अध्ययन करते समय ये स्पष्ट हो चुका था कि मजदूरी औद्योगिक विवादों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, अतः हमारे देश में इस कारण को समाप्त करने का यथासमय प्रयत्न किया जाता रहा है। मजदूरी बोर्ड की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण सराहनीय प्रयास है। भारतवर्ष में सन 1957 से ही मजदूरी बोर्ड की स्थापना होने लगी है। गठन: मजदूरी मंडल में श्रमिकों या सेवायोजकों के बराबर प्रतिनिधि होते हैं। भारत में मजदूरी बोर्ड में 7 सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें से 2 सदस्य श्रमिकों के, 3 सदस्य सेवायोजकों के तथा 2 स्वतंत्र सदस्य होते हैं। मजदूरी मंडल का एक अध्यक्ष भी होता है। कार्य: भारत में मजदूरी बोर्डों के निम्न प्रमुख कार्य हैं: कर्मचारियों की श्रेणी को निर्धारित करना, उचित मजदूरी समिति की सिफारिश के आधार पर उचित मजदूरी का ढांचा निर्धारित करना, परिणाम के अनुसार वेतन की आवश्यकता को ध्यान में रखना, उद्योग में श्रमिकों को बोनस देने के सिद्धांतों का निर्माण करना। प्रगति: भारत में अब तक कई उद्योगों में मजदूरी मंडलों का गठन किया जा चुका है, जिनमें सूती वस्त्र उद्योग, शक्कर, सीमेंट, जूट, चाय बागान, लोहा इस्पात, कोयला खान, कच्चा लोहा खान, घिया पत्र खान, बिजली उद्योग, सड़क यातायात, पोर्ट में डाक, इंजीनियरिंग, भारी रसायन तथा खाद्य उद्योग, चमड़ा तथा चमड़ा सामान उद्योग आदि प्रमुख है। आलोचनाएं: भारत के मजदूरी बोर्डों की कई आलोचना की गई है। प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित है। मजदूरी मंडल अनावश्यक ही बहुत लंबा समय अपनी रिपोर्ट देने में लगा देते हैं। कुछ उद्योगों में तो मजदूरी मंडल अपनी रिपोर्ट शीघ्र दे पाए हैं, बहुत उद्योगों में रिपोर्ट देने में काफ़ी देर लगी है। मजदूरी बोर्डों की सिफारिश एक मत बहुत कम होती है। मजदूरी बोर्ड की कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित करना भी बहुत कठिन होता है। सुझाव: भारत में मजदूरी मंडलों की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्न सुझाव दिए गए हैं। पहला, मजदूरी बोर्डों को मूलतः सामूहिक सौदेबाजी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा सिफारिश से एक मत देने का प्रयास करना चाहिए। मंडलों के अध्यक्ष चुनाव श्रमिकों व सेवायोजकों की सहमति से करना चाहिए। मंडलों के स्वतंत्र सदस्य नहीं होने चाहिए। सरकार को श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में विशेष छानबीन करनी चाहिए तथा मंडलों में सभी श्रम संघों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मजदूरी बोर्ड की सिफारिश को कम से कम 5 वर्षों तक मानने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इन मंडलों को अपनी रिपोर्ट शीघ्र देने का प्रयास करना चाहिए और बोर्ड द्वारा सर्वसहमति से की गई सिफारिश को 100% रूप से सरकार को मान लेनी चाहिए। अब 9वीं विधि, औद्योगिक विवादों की रोकथाम की 9वीं विधि, स्थायी आदेश, स्टैंडिंग ऑर्डर। संपूर्ण भारतवर्ष की औद्योगिक संस्थाओं में सेवा की शर्तों को नियमित करने के उद्देश्य से औद्योगिक स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में पास किया गया। पहले अधिनियम उन संस्थाओं पर लागू होता था जिनमें 100 या 100 से अधिक मजदूरी व्यक्ति कार्य करते हो, किंतु सन 1961 में इस नियम में संशोधन करके व्यवस्था कर दी गई कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी संस्था को 2 माह का नोटिस देकर उस पर अधिनियम को लागू कर सकती है। सन 1992 के अंत तक 17,495 उपक्रमों के लिए स्थायी आदेश बनाना अनिवार्य था, जबकि 10,168 उपक्रमों ने ही स्थायी आदेश बना रखे थे। इनमें केंद्र सरकार के क्षेत्र में आने वाले 3,018 उपक्रमों को स्थायी आदेश तैयार करने थे, किंतु 2,955 उपक्रमों ने ही तैयार किए थे। राज्य क्षेत्र के 14,477 उपक्रमों को स्थायी आदेश बनाने थे, किंतु 7,213 उपक्रमों ने ही स्थायी आदेश बनाए थे। इस प्रकार राज्य क्षेत्र के उपक्रमों में भी स्थायी आदेश तैयार करने की प्रक्रिया भी बहुत ही धीमी है। उद्देश्य: इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। सेवा की शर्तों की सही रूप से व्याख्या करना, सेवा आयोजकों में श्रमिकों को सेवा की शर्तों की जानकारी देना, सेवा की शर्तों जैसे भर्ती, अनुशासन, कार्रवाई, अवकाश आदि का नियमन करना, समान स्तर के कर्मचारियों का समान कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता लाना। अब 10वीं विधि है अनुशासन संहिता, कोड ऑफ डिसिप्लिन।
भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें अधिवेशन में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। श्रमिकों की ओर से शिकायत थी कि श्रम न्यायालयों ट्रिब्यूनलों के निर्णयों को सेवा आयोजक क्रियान्वित नहीं करते हैं। दूसरी ओर सेवा आयोजकों की शिकायत थी कि श्रमिक अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। इस पर एक उप समिति की स्थापना की गई, जिसने एक अनुशासन संहिता का प्रारूप तैयार किया और उसने कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ 1958 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। यह अनुशासन संहिता ही अपेक्षा करती है कि मालिक मजदूरों के झगड़ों का निपटारा करने के लिए कानूनी और व्यावहारिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाएगा तथा हड़ताल आदि का सहारा नहीं लिया जाएगा। उद्देश्य, इस संहिता के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, सेवा आयोजक में श्रमिकों में आपसी सहयोग और सद्विश्वास उत्पन्न करने के लिए उनको ऐच्छिक रूप से प्रेरित करना। जहाँ तक संभव हो झगड़ों को आपसी विचार विमर्श समझौते या ऐच्छिक पेंशनरी द्वारा समाप्त करना। श्रम संघों के स्वतंत्र विकास की सुविधा प्रदान करना। औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली उत्तेजनात्मक कार्रवाइयों और अनुशासनहीनता को रोकना। अनुशासन संहिता की मुख्य बातें, मेन कॉन्टेक्स्ट क्या थे इसके। अनुशासन संहिता में निम्न प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला गया है। पहला, सूचना के बिना कोई भी हड़ताल और तालाबंदी नहीं होनी चाहिए। किसी भी औद्योगिक मामले के संबंध में एकाकी निर्णय नहीं होना चाहिए। धीरे कार्य करो जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। संपत्ति तथा मकानों को जानबूझकर हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। हिंसा उत्पीड़न जैसे किसी क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विवादों को सुलझाने की वर्तमान व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए। निर्णय व समझौतों को अतिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। ऐसी कोई बात जिससे अच्छे औद्योगिक संबंधों में बाधा हो को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस संहिता को लागू करने के लिए अनेक संभव प्रयास किए गए हैं। प्रारंभ में तो इसके आशाजनक परिणाम नजर आने लगे, किंतु अब इसका सब प्रभाव विशेष रूप से नजर नहीं आता है। किंतु सन 1982 में औद्योगिक विवाद अधिनियम में अनुचित श्रम व्यवहारों की सूची को जोड़ा गया है। इस सूची में अनुशासन संबंधी अनेक बातों को सम्मिलित कर लिया गया है। इसमें अनुचित श्रम व्यवहार करने वालों को दंडित करने का प्रावधान भी किया गया है। अब 11वीं विधि, सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी विवादों को रोकने की वह व्यवस्था है जिसमें सेवा आयोजक और श्रमिकों के संग आपसी बातचीत द्वारा बिना किसी तीसरे पक्षकार की सहायता के अपना विवाद निपटाते हैं। भारत में इस प्रणाली का विशेष प्रयोग नहीं हो पाया है। इसके कई कारण हैं। सामूहिक सौदेबाजी के संबंध में विस्तार से आगे के अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे। अब 12वीं विधि, परिवेदना निवारण प्रक्रिया, ग्रीवेंस सेटलमेंट प्रोसेसर। प्रत्येक संस्था में प्रतिदिन अनेक परिवेदनाएं उत्पन्न हो सकती है। उन परिवेदनाओं के निर्माण की निश्चित प्रक्रिया होनी परमावश्यक है। इसके अभाव में छोटी छोटी परिवेदनाएं उग्र विवाद का रूप धारण करती चली जाएगी। अतः परिवेदनाओं के निर्माण के लिए निश्चित प्रक्रिया होनी ही चाहिए। भारतवर्ष में परिवेदना निर्माण प्रक्रिया का महत्व बहुत वर्षों पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया था। सन 1958 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में तो एक आदर्श परिवेदना निर्माण प्रक्रिया का ही निर्माण किया गया था। सन 1982 में औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करके प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में एक परिवेदना निर्माण अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, किंतु इस प्रावधान में अभी तक लागू नहीं किया गया है। परिवेदना निर्माण प्रक्रिया का उद्देश्य भी परहेज इलाज से बेहतर के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार ये औद्योगिक विवादों की रोकथाम की 12 विधियाँ थी जिनका आपने आज अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट है औद्योगिक विवादों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। औद्योगिक विवादों के निपटारे की विभिन्न विधियाँ प्रचलित है। मुख्य विधियाँ निम्नलिखित है: जांच पड़ताल, समझौता और पंच निर्णय। और ऐच्छिक और पंच निर्णय भी दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक पंच निर्णय और अनिवार्य पंच निर्णय। अब है औद्योगिक विवादों का निपटारा की बहुत मुख्य विधियाँ, जिसमें निपटारा किस प्रकार होता है। पहली विधियाँ थी औद्योगिक विवादों की रोकथाम की विधियाँ थी। ये औद्योगिक विवादों के निपटारे की विधियाँ हैं। पहला है जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशंस। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए विवादों की जांच पड़ताल के लिए सरकार द्वारा किसी बोर्ड या न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। जांच पड़ताल दो प्रकार की हो सकती है, ऐच्छिक जांच पड़ताल और अनिवार्य जांच पड़ताल। ऐच्छिक जांच पड़ताल में क्या होता है? ऐच्छिक जांच पड़ताल तब कही जाती है जबकि जांच पड़ताल दोनों पक्षकारों, प्रबंधकों, श्रमिकों या किसी एक पक्षकार की प्रार्थना पर की जाए। अनिवार्य जांच पड़ताल सरकार के अधिकारों के द्वारा करवाई जाती है। ये जांच पड़ताल श्रमिकों व प्रबंधकों के बिना किसी ऐसे पर प्रार्थना पर की जाती है। इन जांच पड़तालों का उद्देश्य प्रत्येक रूप से विवादों का निपटारा करना नहीं होता है। इनका उद्देश्य विवाद के मामलों की जांच करना, आवश्यक तथ्यों को ज्ञात करना तथा उन तथ्यों को प्रस्तुत करना है। इन तथ्यों को सबके समक्ष प्रस्तुत करके जनमत उत्पन्न किया जाता है कि विवाद में किस सीमा तक कौन सा पक्षकार दायी है और उस सीमा तक वह पक्षकार अपना दायित्व निभाता है। इस प्रकार ये अप्रत्यक्ष रूप से विवाद को निपटाने की व्यवस्था है। जब कभी जांच पड़ताल प्रारंभ होती है तो सामान्यतः सभी हड़तालें में तालाबंदी समाप्त कर दी जाती है तथा कार्य दिशाओं को प्रवृत्त रखा जाता है। उपयोगिता, इसकी क्या उपयोगिता? जांच पड़ताल की उपयोगिता पर संदेह व्यक्त किया जाता है। बहुत कम अवसर आते हैं जब केवल जनमानस या जनमत
से ही विवाद सुलझ जाते हैं। के.एन. श्रीवास्तव ने ये मत व्यक्त किया कि ये विधि उन देशों में अधिक उपयुक्त रहती है जहाँ सामान्य जनता शिक्षित हो, जहाँ के कर्मचारी सिवाय दोनों को ही जनमानस की अवहेलना करने के परिणामों का भय हो। अब है दूसरी विधि समझौता या सुलह विधि। कॉन्सिलाइजेशन समझौता पत्र विवादों को निपटाने के सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। समझौते का अर्थ दो परस्पर विरोधी पक्षकारों के मध्य एकता का सूत्रपात करना तथा उत्पादन में आने वाली रुकावट को समाप्त करना है। समझौता व्यवस्था वह विधि है जिसके अंतर्गत श्रमिकों एवं प्रबंधकों को किसी तीसरे व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस उद्देश्य से लाया जाता है कि उनके आपसी विवाद को सुलझाया जा सके। एक विद्वान के शब्दों में यह बात है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्रमिकों तथा सेवा आयोजकों के प्रतिनिधियों को किसी तृतीय पक्षकार के सम्मुख किसी निर्णय पर पूछने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लाया जाता है। विशेषताएं क्या है? समझौता की क्या विशेषताएं? समझौता विधि की निम्न प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें विवाद के दोनों पक्षकारों को आपसी बातचीत के लिए तैयार किया जाता है। दोनों पक्षकारों को बातचीत के लिए तैयार करने वाला कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है। तीसरा, अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह विवाद के दोनों पक्षकारों को समझौता करने के लिए प्रेरित करता है। ये अन्य व्यक्ति सामान्यतः समझौता अधिकारी या समझौता बोर्ड के नाम से जाना जाता है। समझौता बोर्ड का गठन। समझौता बोर्ड का गठन दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधि से किया जाना चाहिए। दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों का अनुपात समान ही होना चाहिए। श्रमिकों के प्रतिनिधि ऐसे होने चाहिए जिनमें श्रमिकों का विश्वास हो। इस प्रकार प्रबंधक प्रतिनिधि भी ऐसे होने चाहिए जो शांत प्रकृति के हो तथा समझौता करने में विश्वास रखते हो। कभी कभी जनप्रतिनिधियों में उग्रवाद तत्व आ जाते हैं जो सदैव उग्रतापूर्ण दृष्टिकोण से बात करते हैं। इस स्थिति में विवादों को निपटाना बड़ा कठिन होता है। अतः प्रतिनिधि के चुनाव में बड़ी ही सतर्कता बरतनी चाहिए। समझौता प्रणाली के लाभ। समझौता प्रणाली कुछ ऐसी विशेषताएं जिनके कारण इस विधि के विवाद निपटाने के अग्र लाभ है। समझौता प्रणाली दोनों पक्षकारों को एक दूसरे के निकट लाती है। आपसी गलतफहमियां समाप्त हो जाती है और वस्तु को समझने का सफल होते हैं। विवादों का निपटारा दोनों पक्षकारों के आमने सामने सोच समझ कर सकते हैं। अतः किसी प्रकार मनमुटाव नहीं रह पाता है। तृतीय प्रकार की उपस्थिति के कारण भावनात्मक प्रकृति के वाद विवाद अधिक नहीं हो पाते हैं। विवाद के पक्षकारों में अधिक गर्मागर्मी होने पर समझौता अधिकारी बीच बचाव कर सकता है। समझौता प्रणाली के दोष। समझौता प्रणाली से विवादों के निपटाने से निम्न दोष उत्पन्न हो सकते हैं। श्रम संघ के सदस्यों नेताओं के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकता है। समझौतों कार्रवाइयों का दोनों ही पक्षकारों द्वारा गलत उपयोग किया जा सकता है। समझौता अधिकारी या समझौता बोर्ड के सदस्य एक दूसरे पक्षकार को उनकी क्षमता के बारे में बता सकते हैं। समझौता अधिकारी या समझौता बोर्ड के सदस्य एक दूसरे पक्षकार को गलत सूचनाएं भी दे सकते हैं। भारत में समझौता प्रणाली। भारत में समझौता प्रणाली के महत्व बहुत पहले से स्वीकार किया जा चुका है। शाही श्रम आयोग के अनुसार ये बहुत ही अच्छा है कि किसी विवाद का निपटारा विवाद के पक्षकारों के प्रतिनिधित्व से हो, बजाय इसके कि विवाद का निपटारा उनके समक्ष रखकर जनमत या किसी अन्य के दबाव में लागू किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि चतुर अनुभवी समझौता अधिकारी विवाद के पक्ष को एक दूसरे संपर्क में लाने से सहायता कर सकते हैं या एक पक्ष का दृष्टिकोण दूसरे पक्ष का समूह रख सकते हैं। आप समझौते के संभावित मार्ग का सुझाव दे सकते हैं, किंतु अभी भी इसमें बहुत कम ही अपनाया जाता है। भारत में औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अनुसार समझौते की निम्न व्यवस्था है। समझौता अधिकारी की नियुक्ति। औद्योगिक विवाद अधिनियम में यह व्यवस्था है कि उपयुक्त सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना जारी करके किसी भी प्रतिष्ठान में समझौता अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। समझौता अधिकारी का कार्य औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना है। समझौता अधिकारी का कार्य प्रशासनिक होता है, न कि न्याय संबंधी। उसका प्रमुख कार्य विवाद की जांच करना है, संबंधित पक्षकारों के मध्य मधुर संबंधों का सूत्रपात करना है, समझौता कराने का प्रयास करना था, इसे प्रयास करना जिससे विवाद आगे नहीं बढ़े तथा विवाद उड़ते ही शांत हो जाए। समझौता अधिकारी पक्षकारों को कोई ऐसा निर्देश भी नहीं दे सकता कि वे किसी विशिष्ट ढंग से कार्य करें और न वे विवाद के संबंध में अपना कोई निर्णय ही दे सकता है। अधिनियम में व्यवस्था है कि समझौता अधिकारी स्थायी रूप से या एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। समझौता अधिकारी एक निश्चित क्षेत्र या उद्योग समूह के लिए नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा है समझौता बोर्ड। औद्योगिक विवाद अधिनियम में समझौता प्रणाली को लागू करने के लिए समझौता बोर्ड की स्थापना करने की व्यवस्था है। इसके अनुसार जो कभी समझौता सरकार उसे समझे अपने राजपत्र में अधिसूचना जारी करके समझौता बोर्ड की स्थापना कर सकती है। किंतु इस संबंध में ये महत्वपूर्ण है कि समझौता बोर्ड की स्थापना तभी की जाती है जबकि यहाँ तो विवाद बहुत ही महत्वपूर्ण या काफ़ी पेचीदा हो, जिसका समझौता कराने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता हो तथा समझौता अधिकारी द्वारा समझौता करना असंभव हो गया हो। प्रगति प्रोग्रेस क्या रही समझौता बोर्ड की इसकी भारत में औद्योगिक विवादों को निपटाने में समझौता प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रणाली भारत में मूल छोटे विवादों को निपटाने के लिए ही विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। समझौता प्रणाली के धीमे विकास के कारण भारत में औद्योगिक विवादों को निपटाने में समझौता प्रणाली के धीमे विकास के निम्न प्रमुख कारण हैं। समझौता अधिकारी की अनुचित भूमिका।
समझौता प्रणाली की असफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि समझौता अधिकारी या समझौता बोर्ड के सदस्य अपने आप की भूमिका को सही निभाते हैं। उनका कार्य मूलतः दोनों पक्षकारों को विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित करना था, किसी निर्णय पूछने के लिए तैयार करना है। किंतु व्यवहार में ये देखने को मिलता है कि समझौता अधिकारी या बोर्ड के सदस्य विवाद का निर्णय देने का कार्य करते हैं। श्रमिक पक्ष की अवहेलना। इस व्यवस्था का द्वितीय महत्वपूर्ण दोष यह है कि श्रमिक पक्ष की सदैव अवहेलना ज़्यादा की जाती है, क्योंकि श्रमिकों में से श्रमिकों की ओर से कोई व्यक्ति अपना मत व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है तथा वकीलों को नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। अतः सदैव ही श्रमिक अपना पक्ष उचित रूप से नहीं रख पाते हैं और श्रमिकों के हितों की अवहेलना होती है। अनुभवी समझौता अधिकारियों का अभाव। प्रोफेसर चार्ल्स मायर्स ने भारत के औद्योगिक संबंधों का अध्ययन कर इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है कि अधिकांश परिस्थितियों में समझौता अधिकारी कम उम्र के तथा कम अनुभवी होते हैं, जो समझौता करवाना नहीं जानते हैं। अब चौथा, समझौता की गलत विधि। अधिकांश समझौता अधिकारी सही विधि समझौता करवाना नहीं जानते हैं, वे गलत विधियों का प्रयोग भी करते हैं। मायर्स ने लिखा है कि समझौता करवाने के लिए एक ही कमरे में दोनों पक्षकारों को एक साथ बैठाते हैं तथा प्रत्येक पक्षकार को अपना पक्ष रखने को कहते हैं। इस स्थिति में स्थिति और बिगड़ती है। ये केवल रबड़ की मोहर की भांति कार्य करते हैं, या कोई प्रभाव नहीं होता है। अधिकांश मामलों को वे न्याय निर्णय हेतु भेज देते हैं। समझौता अधिकारी पर अधिक कार्यभार। प्रायः देखा जाता है कि सरकार समझौता अधिकारी ऐसे व्यक्ति नियुक्त करती है जो राज्य की सेवा में होता है। उस व्यक्ति को पहले वाले अपनी सेवा के कार्यों से मुक्ति दिए बिना इस समझौते का कार्य और दे दिया जाता है। इससे उसका कार्यभार बढ़ जाता है, अतः वह समझौते की कार्रवाई में प्रयासों में ध्यान नहीं दे सकता है। समझौता कार्रवाई का दुरुपयोग। प्रायः देखा जाता है कि समझौता कार्रवाइयों का दोनों पक्षकारों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, पर प्रत्येक पक्षकार समझौता अधिकारियों के माध्यम से दूसरे पक्षकार की शक्ति को आंकने का कार्य करता है। इसमें भी एक दूसरे को भ्रम समझौता कार्रवाई को सफल बनाने के सुझाव। भारत में समझौता प्रणाली के घटते महत्व को बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए जा चुके हैं। सन 1955 में अखिल भारतीय श्रम तथा कल्याण अधिकारियों के सम्मेलन में इस संबंध में कुछ सुझाव दिए थे। कुछ प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार थे। सभी समझौता कार्रवाइयों के पूर्व समझौता अधिकारी को एक प्रारंभिक जांच पड़ताल अवश्य करनी चाहिए, जिससे विवाद के संबंध में सभी तथ्यों की जानकारी हो सके। समझौते में कार्रवाई तब की जानी चाहिए जबकि समझौते की आंतरिक क्रिया विवाद का निपटान कराने में असमर्थ रह गई हो। समझौता अधिकारी की समझौता रिपोर्ट तथ्ययुक्त होनी चाहिए। समझौता अधिकारी रिपोर्ट में किसी प्रकार की सिफारिश नहीं होनी चाहिए। समझौता अधिकारी को समझौते की कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। समझौता अधिकारी को पूरे समय के लिए लगाया जाना चाहिए। फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने समझौता कार्रवाई को सफल बनाने के लिए निम्न 3 प्रमुख सुझाव दिए हैं। वे उपयुक्त सुझावों से मिलते जुलते ही हैं। उचित प्रकार से समझौता अधिकारियों या समझौता बोर्ड के सदस्यों का चुनाव किया जाए। समझौता कार्रवाई से पहले समझौता अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए और समय समय पर पुनर्प्रशिक्षण दिया जाए। अब है पंचनिर्णय, इसका अपन कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।